रसा Assalamu alaikum everyone. वालेकुम सलाम मैम। Okay, बेटा आज हमारा टॉपिक है जनरल ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स का. In the previous lecture we discussed some of the general orthopedic disorders. So पिछले lecture में से कुछ questions होंगे आप लोगों से. Anybody who would like to tell me the types of gangrene? Name them. Ma'am, जी wet बेटा. gangrene, dry gangrene, gas gangrene, frontier gangrene, internal gangrene, and Milanese gangrene. ठीक है बेटा, very good, शाबाश. Any student would like to tell me what is meant by the term fournier gangrene? Yes बेटा Sharjeel. Yes, you can answer, Sharjeel. I've seen you have raised your hand. Your mic is probably off. Any other student would like to tell me about fournier gangrene? मैम फोर्नियर गैंग्रीन इन्वॉल्व जेनिटल ऑर्गन्स एंड इसके अंदर जो मेन होते हैं वो वुमेन से ज्यादा अफेक्ट होते हैं इससे एंड ठीक है. ठीक है बेटा, very good, very good. Any other student would like to tell me what is avascular necrosis of bone? What does it mean? What is avascular necrosis of मैम bone? जो ब्लड सप्लाई के लॉस की वजह से होता है नेक्रोसिस, उसे कम करने से. ठीक है, causes क्या हो सकती हैं avascular necrosis होने की? What can be the इस्कीमिया हो causes? सकता है कोई. जैसे हमने avascular necrosis of head of femur पढ़ा था ना बेटा, उसमें क्या क्या causes थी, किस वजह से हो सकता है? मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है वैसे? मैम ट्रॉमा की वजह से होता है. ट्रॉमा को स्पेसिफाई करें बेटा. मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या थी एवास्कुलर नेक्रोसिस होने की बोन्स की? मोस्ट कॉमन. मैम फ्रैक्चर्ड बोन्स, यहाँ पे डिसलोकेशन. मैम ब्लड सप्लाई लॉस हो जाती है जो फ्रैक्चर की वजह से वहाँ पे ये डैमेज बेटे ज्यादा बच्चे ने होता अभी ठीक कहा है, बेटा ने बच्चे ने भी ठीक कहा है. जिस सबसे पहले होता है फ्रैक्चर. फ्रैक्चर को ध्यान में रखें, ठीक है. फ्रैक्चर, डिसलोकेशंस, उसके बाद फिर बाकी सारे जिसके अंदर स्टीरॉयड यूज होना एंड सो ऑन. इस तरह की सारी जो चीजें थी वो आपने फिर ध्यान में रखनी है. ओके, सो दैट्स दैट. और बेटा ट्राई टू पार्टिसिपेट व्हाइल आंसरिंग क्वेश्चंस. बाद में कोई बच्चा मुझे ये ना कहे कि मैम आपने क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स मुझे उस बच्ची को 10 दिए हैं तो मुझे 8 क्यों दिए हैं? तो फिर एक रीजन होती है किसी को 10 देने की और 8 देने की, किसी को 7 देने की, किसी को 6 देने की. इसकी एक रीजन होती है. कोई पार्टिसिपेट करता है क्लास में तो टीचर को नाम याद होता है उस स्टूडेंट का कि इसने पार्टिसिपेट किया था, क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं किए थे. जैसे आई नो इस क्लास में शर्जील, मिशकात, हिरा एंड 2 or 3 स्टूडेंट्स दे आंसर क्वेश्चंस. So मैं सिर्फ उनको चांस नहीं देती हूँ. Everybody, there are 92 students who have joined. So if 4 or 5 are answering questions, they'll get full marks. तो बाकी सबको फिर उस लिहाज से marks मिलेंगे. So try to get involved. If you get the recordings, if you get the lecture files, try to go through them.
क्योंकि अल्टीमेटली इसमें आपका ही फायदा है, आप ही अच्छा तैयार करोगे, लेक्चर को पढ़ोगे, क्वेश्चंस का आंसर दोगे, सो अल्टीमेटली यू गेट एन एडवांटेज आउट ऑफ इट, इट्स फॉर योर बेनिफिट नॉट फॉर माय बेनिफिट, राइट। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज हमने ऐसी टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करना है जो कि इंटर रिलेटेड है। बाजुकात इनको अगर आप आम सादा जुबान में कहते हैं हड्डियों की कमजोरी होना, लेकिन ये एक बहुत लेमैन टर्म है कि हड्डियों की कमजोरी हो गई है जी, हड्डियां खुरनी शुरू हो गई हैं, किसी बंदे की कमजोर हो गई हैं। क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हो तो यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन these terms: rickets, osteomalacia and osteoporosis, three separate entities, all of these entities affecting bones, and how they differ from each other, and what are the how do you make the diagnose it with the help of symptoms, with the help of investigations, and what are the treatment modalities. So you should know that, so that in future if you ever come across a relative, a patient, you can actually suggest them that the problem with you is this, इसको ऑस्टियोमलेशिया इसलिए कहते हैं या इसको ऑस्टियोप्रोसिस इस वजह से कहते हैं। रिकेट्स है तो रिकेट्स इसलिए कहेंगे उसको, ठीक है, बिकॉज आम आदमी को इन तीनों में कोई फर्क समझ नहीं आएगा, लेकिन चूंकि आपको पता होना चाहिए कि you belong to medical field, that is why things need to get organized and taken to a higher level so that there is a difference between you and the layman. तो हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर रिकेट्स के साथ। Rickets is a disease of children caused by vitamin D deficiency. तो दो कीवर्ड्स हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि जब भी आपसे किसी चीज का क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो वाइवा हो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, हमेशा एक से दो कीवर्ड्स भी अगर आपको आते होंगे ना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे इस पूरे सिनेरियो में दो कीवर्ड हैं, चिल्ड्रन एंड विटामिन डी। इफ यू say these two words while answering the question, at least you'll get full marks because these show that you have the concept. So rickets अब बच्चों की बीमारी होती है, बच्चों की हड्डियों की बीमारी होती है, ठीक है, और किस वजह से होती है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। और कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है कि इम्परफेक्ट कैल्सिफिकेशन और सॉफ्टनिंग एंड डिस्टोर्शन ऑफ बोन्स होती है, बिकॉज कैल्शियम की मिनरलाइजेशन नहीं होती बोन्स में, एंड टिपिकली रिजल्ट्स इन बो और बेंट लेग्स. So this is what rickets means. Rickets is the softening and weakening of bones in children, usually because of an extremely and prolonged vitamin D deficiency. Vitamin D करता क्या है आपकी बॉडी में? Vitamin D आपके इंटेस्टाइन्स में ऐसे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाती हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई अगर आप विटामिन डी ले रहे हो और कैल्शियम नहीं ले रहे हो तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, तो एब्जॉर्ब होगा, या आप कैल्शियम ले रहे हो और विटामिन डी नहीं ले रहे तो कैल्शियम आपके इंटेस्टाइन्स में तो आ रहा है, लेकिन विटामिन डी ने उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करना है इंटेस्टाइन्स में जिन्होंने कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवानी है. सो टेकिंग विटामिन डी एंड कैल्शियम simultaneously is necessary, not either one of them. So vitamin D promotes the absorption of what? Calcium and phosphorus from the gastrointestinal tract. A deficiency of vitamin D makes it difficult to maintain a proper calcium and phosphorus levels in bones, which can cause rickets, which means softening of bones in children. The most common cause of rickets is the lack of vitamin D or calcium in a child's diet. That is why both of them are necessary for the proper mineralization of the cartilaginous growth plate in the children. आपको पता है कि अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाके मैं आपको समझाती हूँ पूरी की बोन किस तरह होती है, तो आपको बेहतर ये ग्रोथ प्लेट और कार्टिलेज का पता चलेगा. अभी हम इस स्लाइड को कंप्लीट करते हैं कि बोथ आर एसेंशियल फॉर चिल्ड्रन टू डेवलप स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स. Sources of vitamin D include obviously the diet we've already discussed. Other than that, sunlight. Your skin produces vitamin D when it is exposed to the sun, and we get most of our vitamin D in this way. So both. इसलिए जो लोग बहुत वेस्टर्न कंट्रीज में एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, इक्वेटर पे जो लोग नहीं रहते और एक्सट्रीम पोल्स पे रहते हैं, उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है बिकॉज वहाँ पे सूरज की रोशनी अच्छी नहीं पड़ती है, एंड दे फेस दीज rickets in children and osteomalacia in adults. We'll discuss that in the next topic. तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? एक बच्चा है उसको सिम्टम्स क्या हो सकते हैं रिकेट्स में? तो रिकेट्स में होता है डिलेड ग्रोथ. ऑब्वियसली जब बोन्स की मिनरलाइजेशन नहीं होगी तो बोन्स ग्रो नहीं करेंगे, तो बच्चे का कद छोटा रह जाएगा, उसकी हड्डियां छोटी रह जाएंगी. डिलेड ग्रोथ. Pain in spine, pelvis and legs because these are the weight bearing bones of your body and they cannot tolerate the weight of the body because they are soft, and in doing so they feel pain when they have to bear the body weight.
Muscle weakness, why? Because if you remember when you studied physiology, muscular physiology, there were actin and myosin fibers which uh, contract and relax for muscles to perform smoothly. So muscles कौन सा ion use करते हैं? They use the calcium ions to contract and relax, if you remember. So calcium की कमी की वजह से myopathies भी होती है, muscle की weakness भी होती है. बोर्ड लेग्स और नॉक नीज, क्योंकि लेग्स के जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं तो वो बेंड कर जाती हैं. थिकन रिस्ट एंड एंकल्स होते हैं, जो एंकल्स और रिस्ट होती हैं वो थिक हो जाती हैं, वहाँ पे स्वेलिंग हुई होती है और उसकी रीजन क्या होती है कि उस एरिया के अंदर जो होता है, एक तो वेट बेयरिंग की वजह से जॉइंट्स पे स्वेलिंग आ जाती है, सेकेंडली उस एरिया की वाइडनिंग इस वजह से होती है बिकॉज वहाँ का जो स्पॉन्जी बोन होता है उस एरिया का, चूंकि कॉम्पैक्ट बोन की मिनरलाइजेशन नहीं हुई तो वहाँ का स्पॉन्जी बोन जो सा है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है और बोन वाइड हो जाती है. लार्ज फोरहेड और एब्डोमेन, आप लोगों को याद है कि बच्चों के जो सर होता है उसके अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनेलेस होते हैं और वो एक पॉइंट पे जाके फ्यूज करते हैं. अगर आपको हेड एंड नेक की एनाटमी अगर याद की हो, एक Yes, एंटीरियर ma'am. फॉन्टेनेले होता है, पोस्टीरियर फॉन्टेनेले होता है. फ्रंटल और पैराइटल बोन्स के दरमियान एंटीरियर फॉन्टेनेले होता है, ठीक है. ऑक्सीपिटल और पैराइटल बोन्स के दरमियान में पोस्टीरियर फॉन्टेनेले होता है जो बाद में आपका लैम्बडॉइड सूचर बनाता है जब प्रॉपर्ली फ्यूज हो जाता है. कुछ याद आ रहा है? रिकॉल करने की कोशिश करो. तो बेसिकली होता क्या है बेटा कि लार्ज फोरहेड या लार्ज हेड क्यों बन जाता है ऐसे बच्चों में? ये इस वजह से बनता है बिकॉज ऐसे जो फॉन्टेनेलेस होते हैं वो अपने टाइम पे फ्यूज नहीं करते, वो फ्यूज नहीं करते तो हेड का साइज बढ़ता रहता है. Happy. Lucy, what is mama doing? Go take this. बेटा अपने माइक्स को ऑफ कर दिया करो, खुद ही एम्बैरेसमेंट होती है आप लोगों को. नाम सबके नजर आ रहे होते हैं, माइक्स को ऑफ रखो. एक क्वेश्चन है तो उसको आंसर किया करो. इट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल ऑन योर पार्ट एंड आई कैन सी एक्चुअली स्टूडेंट का नाम सामने आ जाता है जो बोल रहा होता है, ठीक है. तो माइक्स को ऑफ रखें. सो लार्ज फोरहेड हेड क्यों हो जाता है आपका? क्योंकि जो बोन्स होती हैं वो ऑसिफाई नहीं करती हैं, तो जब बोन्स ऑसिफाई नहीं करती हैं तो क्या होता है कि हेड का साइज बड़ा होता रहता है. दैट इज द रीजन. फ्रंटल बॉसिंग हो जाती है, फ्रंटल जो फोरहेड का जो एरिया होता है वो बाहर की तरफ बल्ज कर जाता है. एब्डोमेन भी बड़ा होता है. एब्डोमेन बड़ा क्यों लग रहा होता है? क्योंकि बॉडी के साइज छोटा रह जाता है और जो ऑर्गन्स होते हैं एब्डोमेन में वो अपने साइज में आराम से बड़े हो रहे हैं. लिवर का साइज बड़ा हो रहा है, आपका जो स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, उनकी ग्रोथ नॉर्मल है, लेकिन बॉडी की चूंकि ग्रोथ छोटी रह गई है तो इसलिए एब्डोमेन प्रोट्रूड कर जाता है. अनयूजुअल शेप होती है रिब्स की, ब्रेस्ट बोन की. ब्रेस्ट बोन जिसको स्टर्नम कहते हैं उसका या तो वो बाहर निकल आती है, पेस एस्कवेटम कहते हैं उस कंडीशन को, या वो अंदर को दब जाती है, इसको पेस कैरिनेटम कहते हैं. डेंटल कैविटीज और इरेगुलरिटीज भी हो जाती है. क्यों? बिकॉज विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम की मिनरलाइजेशन दांतों में भी नहीं हो रही है. इस सब चीजों को मैंने बड़ा अच्छा सा एक इस डायग्राम में कंपाइल किया है. अगर आप इस बच्चे को देखो तो इसमें सारी की सारी वो सिम्टम्स हैं जो कि क्रिकेट्स के बच्चे को होती हैं. इसमें डिलेड क्लोजर ऑफ फॉन्टेनेलेस, एज आई हैव टोल्ड यू. फ्रंटल बॉसिंग, फोरहेड की तरफ बॉसिंग हो जाती है, बल्ज कर जाता है आपका फोरहेड आगे की तरफ बिकॉज ऑफ डिलेड ऑसिफिकेशंस. डेंटल हाइपोप्लेजिया, पेस कैरिनेटम जो ब्रेस्ट बोन या फिर जिसको स्टर्नम कहते हैं वो अंदर की तरफ अगर कर जाए बल्ज तो उसको कहते हैं कैरिनेटम, और अगर बाहर की तरफ करे जिसको पेस एस्कवेटम कहते हैं, पिजन चेस्ट कहते हैं, वो उसकी तरफ भी कर सकती है. स्वेलिंग हुई होती है रिट्स एंड जॉइंट्स में, बोइंग ऑफ लेग्स. हैरिसन सर्कस, हैरिसन सर्कल बेसिकली ग्रूव होता है जो कि एक बच्चे के बन जाता है पेट के और उसके चेस्ट के दरमियान. वो क्यों? क्योंकि एब्डोमेन प्रोट्रूड कर जाता है और चूंकि रिब्स अभी डेवलप नहीं होती, वो पीछे ही रहती, तो इसके दरमियान में एक ग्रूव बन जाता है जिसको हैरिसन सर्कस कहते हैं. रिब्स के ऊपर आपको एक चीज नजर आती है, इसको कहते हैं रिकेटिक रोजरी, ठीक है. रिकेटिक रोजरी से मुराद ये है कि अगर आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं कि फॉर एग्जांपल ये आपकी स्टर्नम है, इसके ऊपर आपके ऐसे रिब्स लगे हुए हैं, ठीक है. तो जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शंस होते हैं ना जहाँ पे स्टर्नम और रिब आपस में मिलती हैं, ये वाले एरियाज इनमें स्वेल कर गए होते हैं. स्पंजी बोन इन एरियाज के अंदर जो सी है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है बिकॉज कॉम्पैक्ट बोन में मिनरलाइजेशन नहीं होती. तो अगर आप इनके ऊपर एक्सटर्नली हाथ लगाओ ना चेस्ट के ऊपर, जैसे तस्बीह नहीं, तस्बीह होती है, आप लोग तस्बीह पढ़ते होगे तो बीड्स होते हैं, बेसिकली रोजरी तस्बीह की इंग्लिश होती है रोजरी. तो अगर आप इनके ऊपर हाथ लगाओगे तो आपको ऐसे महसूस होगा जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, बिकॉज ये जो एरिया ये स्वॉलन हो जाता है जहाँ पे रिब मिल रही होती है स्टर्नम के साथ. तो टर्म का नाम है रिकेटिक रोजरी.
क्रेनियोटेबिस का मतलब होता है सॉफ्ट क्रेनियल बोन्स, क्रेनियोटेबिस, एंड वाइड सूचर्स, जहां जहां पे क्रेनियल बोन्स आपस में लाइन हो रही हैं तो वो सूचर्स आपस में वाइड होते हैं बिकॉज दे आर नॉट ऑसिफाइंग और मीटिंग with each other properly due to lack of mineralization. ये देखो नॉर्मल रिकेट्स की टांगे हैं बच्चे की, नॉर्मल बच्चे की हैं, और रिकेट वाले बच्चे में ऐसे हो जाता है, क्यों बोइंग हो जाती है, बिकॉज ये बोन्स हो जाती हैं सॉफ्ट एंड दे कैन नॉट बेयर द वेट ऑफ द बॉडी सो दे बेंड. ऐसे केसेस में आप एक्सरेज करवाते हो अफेक्टेड बोन्स के विच कैन रिलीव बोन डिफॉर्मिटीज. ब्लड एंड यूरिन टेस्ट करवाते हो जिससे आपको विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फेट का लेवल बोन्स में पता चल जाता है. एंड दे कैन ऑल्सो मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द ट्रीटमेंट. जैसे आप ट्रीटमेंट दोगे साथ साथ आप मैयर करते रहो कैल्शियम का लेवल बॉडी में बढ़ रहा है कि नहीं. सो जो ब्लड टेस्ट होते हैं ये तो डायग्नोसिस में भी हेल्प करते हैं, प्लस डिजीज जो की प्रोग्नोसिस है उसको भी चेक करने में हेल्प करते हैं. इस डायग्राम को गौर से देखो, यू कैन सी द बोन्स, द फीमर एंड द टिबिया आर बेंट. दीस आर कॉल्ड बो लेग्स. क्यों होती है उसकी रीजन मैंने आपको बताई कि बोन्स आर सॉफ्ट. तो बोन्स बेसिकली क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, वो फ्रैक्चर नहीं करती हैं, वो बेंड हो जाती हैं बिकॉज बोन्स होती हैं सॉफ्ट, दे बेंड. आपको पिछली वाली बस अब बातों की समझ लगी है कि नहीं? ये सारे मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं. These are all because of the fact कि bones की mineralization नहीं हो रही है, bones soft रह रही हैं. Are you getting the concept? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये अगर आप देखो कि जो हम टेस्ट ऑफ चॉइस देते हैं रिकेट्स के बच्चे के, तो हम उसका रिस्ट का एक्सरे करवा के हमें पता चल जाता है कि बच्चे को रिकेट्स है कि नहीं. ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आप इसको समझ लोगे तो ये मुश्किल नहीं है याद रखना. सो एक टर्म होती है मेटाफिजिकल फ्रेइंग और एक टर्म होती है मेटाफिजिकल कपिंग. मेटाफिजिकल फ्रेइंग क्या होती है? यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहती हूँ बोन्स के पार्ट्स की. इफ यू रिमेम्बर दैट जो बोन होती है उसका जो एंड होता है उसका नाम होता है एपिफिसिस. जो उसकी लेंथ होती है उसका नाम होता है डायाफिसिस. और जो एपिफिसिस और डायाफिसिस के दरमियान में पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं? मेटाफिसिस. ठीक है. मेटाफिसिस जो बोन का एरिया होता है बेटा, यहाँ पे पड़ी होती है ग्रोथ प्लेट. ग्रोथ प्लेट बेसिकली कार्टिलेजिनस प्लेट होती है जो कि बोन्स की इलोंगेशन में हेल्प कर रही होती है. ठीक है. और आपको पता है कि बोन को अगर हिस्टोलॉजिकली देखो तो बोन की एक कंपैक्ट बोन होती है और अंदर की तरफ क्या होती है उसकी स्पॉन्जी बोन होती है जिसमें हेमाटोपोइटिक टिश्यू, बोन मैरो जिसको कहते हैं ना, बोन मैरो स्पॉन्जी बोन को कह रहे होते हैं. ठीक है. सो थोड़ा बहुत एनाटॉमी याद हुई है, रिकॉल हुई है आप लोगों को बोन की. तो मेटाफिजिकल फ्रेइंग क्या होती है? मेटाफिजिकल फ्रेइंग पैथोग्नोमिक साइन है रिकेट्स का. तो इसमें क्या होता है? इरेगुलर मेटाफिजिकल मार्जिन्स ड्यू टू फ्रेइंग एंड डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पॉन्जी बोन इन द मेटाफिजिकल रीजन. तो हो क्या रहा होता है कि जो ये बोन होती है आपकी, इसका जो ये मेटाफिजिकल रीजन है जो कि एपिफिसिस और डायाफिसिस को कनेक्ट कर रहा होता है, इस एरिया के अंदर जो उसकी लाइनिंग जो आउटर सर्कमफ्रेंस होता है ना, वो इरेगुलर हो जाता है. वो क्यों होता है इरेगुलर? क्योंकि कंपैक्ट बोन की मिनरलाइजेशन जो होता है वो नहीं हो रही होती और उसके अंदर मौजूद जो स्पॉन्जी बोन होती है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है और मेटाफिसिस के जो सर्कमफ्रेंस है वो वेवी हो जाता है. तो इसको कहते हैं मेटाफिजिकल फ्रेइंग. ये होता है रिकेट्स के अंदर. और एक चीज होती है मेटाफिजिकल कपिंग. मेटाफिजिकल फ्रेइंग होती है स्पॉन्जी बोन के डिसऑर्गेनाइज होने की वजह से. ठीक है. The key word is spongy bone disorganizes. While in the case of metaphyseal cupping and splaying, protrusion of the bulky mass of the cartilaginous cells in the zone of hypertrophy into the poorly mineralized bone. तो इसके अंदर क्या हो रहा होता है? इसके अंदर जो अगर मैं आपको यहाँ बोन ड्रॉ करके दिखाऊं तो मेटाफिजिस का जो एरिया है जो कि एपिफिजिस और डायफिजिस को कनेक्ट कर रहा है, तो मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया कि मेटाफिजिस के एरिया में आपकी कार्टिलेजिनस ग्रोथ प्लेट होती है. तो इस एरिया में चूंकि आपका जो सा कार्टिलेज पड़ा होता है और कार्टिलेज जो सा है वो प्रॉपरली मिनरलाइज नहीं हो रहा होता है इस एरिया पे, तो क्या होता है कि ये जो कार्टिलेज होता है ना, ये बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाता है, मेटाफिसिस से बाहर आ जाता है और कप की तरह के मार्जिन्स बना देता है. मतलब कि बोन है तो उसके बाहर की तरह कप लाइक मार्जिन्स बन जाते हैं उसके मेटाफिसिस के एरिया के ऊपर. In the cases of fraying,
फ्रेइंग में मेटाफिजियल एरिया की सिर्फ क्या हो रही होती है, वेवी मार्जिन्स बन रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप इसको देखो, फ्रेइंग में जो मेटाफिजियल एरिया है उसके वेवी मार्जिन्स बन रहे हैं ड्यू टू डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पॉन्जी बोन विद इन दिस एरिया। जबकि कपिंग में क्या होता है, कपिंग में जो हमारे पास इस एरिया में यहाँ पे जो कार्टिलेज पड़ा हुआ है जो कि ग्रोथ प्लेट है, कार्टिलेजस सेल्स इन द जोन ऑफ हाइपरट्रोफी, जोन ऑफ हाइपरट्रोफी वो बेसिकली कह रहा है ग्रोथ प्लेट को। तो उस एरिया में जो कार्टिलेज होता है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाता है और कप लाइक जिसे कहते हैं रिम्स बना देता है मेटाफिजिस के अराउंड। तो आपको इन दोनों का फर्क समझ में आया कि व्हाट इज मेटाफिजियल फ्रेइंग एंड व्हाट इज मेटाफिजियल कपिंग। Metaphyseal fraying due to spongy bone, metaphyseal cupping due to cartilaginous cells की protrusion. So you got the difference? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. मैम कपिंग वाला दोबारा बताइएगा प्लीज। बेटा कपिंग में आप ये याद रखो, जैसे कपिंग सी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये कार्टिलेज जो इस एरिया में मौजूद है ना, मेटाफिजिस वाली एरिया में, मेटाफिजिस मैंने जैसे बताया ना कि मेटाफिजिस के अंदर मेटाफिजियल एरिया में आपकी कार्टिलेजनस ग्रोथ प्लेट होती है जो कि आपकी बोन्स को एलोंगेट करवा रही होती है। तो इस जो कार्टिलेज होता है ना, बेसिकली क्या होता है कि इस कार्टिलेज में ये जो कार्टिलेज, फॉर एग्जांपल ये आपका मेटाफिजियल एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्टिलेज होता है ना बेटा, जिसने आपकी ग्रोथ करवानी है, तो बेसिकली मेटाफिजिस के बाहर की तरफ तो कॉम्पैक्ट बोन होनी चाहिए जो कि इस सारे एरिया को कंटेन करके रखे। जब बाहर वाले एरिया में कॉम्पैक्ट बोन की मिनरलाइजेशन नहीं होती तो जो कार्टिलेज ग्रोथ प्लेट में पड़ा होता है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाता है। तो इसको कहते हैं मेटाफिजियल कपिंग, ठीक है। जो स्पॉन्जी बोन होता है ना बेटा, जो स्पॉन्जी बोन है, इसमें मैं आपको फर्क बता दूं कि स्पॉन्जी बोन की फ्रेइंग क्यों हो रही है और कार्टिलेज प्रोड्यूस क्यों कर रहा है। उसकी रीजन ये होती है कि स्पॉन्जी बोन है ना, उसका काम बोन बनाना नहीं होता, तो वो जो सी है वो प्रोट्रूड नहीं करती बिकॉज इट इज नॉट मेकिंग समथिंग। ये अपनी जगह पे ही रहेगी स्पॉन्जी बोन मेटाफिजियल एरिया में, लेकिन चूंकि बाहर का एरिया जिसे कहते हैं वो कंप्लीटली कॉम्पैक्ट नहीं है, तो बाहर का एरिया के मार्जिन्स ना वेवी हो जाएंगे, लेकिन प्रोट्रूड नहीं करेगी स्पॉन्जी बोन, बिकॉज स्पॉन्जी बोन ने कोई हाइपरट्रोफी नहीं करवानी होती है किसी भी चीज की, उसने कोई न्यू बोन नहीं बनानी होती स्पॉन्जी बोन ने। जबकि आपका जो कार्टिलेज होता है जो कि आपके इस एरिया में मेटाफिजियल एरिया में जो मौजूद है, कार्टिलेजनस ग्रोथ प्लेट, इसने आपकी इस डायरेक्शन में, इसने आपकी इस डायरेक्शन में या इस ऊपर वाली डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल ये अगर एपिफिसिस है तो इसने ऊपर वाली डायरेक्शन में बोन्स की इलोंगेशन करवानी है। अगर ये कार्टिलेजनस प्लेट है ना, कार्टिलेजनस ग्रोथ प्लेट, तो इसमें से छोटे छोटे सेल्स निकल रहे होते हैं, कार्टिलेजनस सेल, जो कि ऊपर बोन में जाते हैं और फिर इनकी ऑसिफिकेशन होती है, तो ये इस डायरेक्शन में ही ऊपर जाते हैं। जब साइड वाली कॉम्पैक्ट बोन उड़ जाएगी या साइड वाली कॉम्पैक्ट बोन की मिनरलाइजेशन नहीं आएगी, तो ये वाली जो कार्टिलेजनस बोन है ये यहाँ की तरफ भी प्रोट्रूड कर जाएगी। अब समझ लगी आपको फर्क इन दोनों का? जी मैम। ठीक है। तो बिकॉज चूंकि मार्जिन्स नहीं रहते हैं आउटर कॉम्पैक्ट बोन के, तो कार्टिलेजनस ग्रोथ प्लेट ने इस तरफ इस डायरेक्शन में तो करवानी ही थी इलोंगेशन, वो बाहर की तरफ भी निकल आएगी, ठीक है। जी ट्रीटमेंट फॉर सम केसेस ऑफ बो लेग्स, जो बो लेग्स रिकेट्स के केसेस में बन जाते हैं और स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, द डॉक्टर माइट suggest special bracing to position the child's body appropriately as the bones grow. जिन बच्चों के अंदर बो लेग्स बन जाती हैं और बहुत एक्सट्रीम बन जाती हैं और बड़े जब हो जाते हैं उनके वो लेग्स बेंड ही रहती हैं, तो ऐसे केसेस में या तो आपको ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, और अगर बहुत ज्यादा डिफॉर्म्ड हो तो एक्सटर्नल फिक्सेटर्स लगाने पड़ जाते हैं। और इसके अलावा डाइटरी सप्लीमेंट्स में आप विटामिन डी और कैल्शियम दोगे, बिकॉज ऑब्वियसली विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से ही रिकेट्स हो रहे हैं बच्चे में। इस पिक्चर को अगर गौर से देखो तो आपको लेफ्ट साइड ऑफ द डायग्राम में एक रिकेट्स का बच्चा नजर आ रहा है, ठीक है। दिस इज द रिकेट अफेक्टेड किड। अगर आप देखो कि एक तो उसकी लेग्स भी बोर्ड है और उसका विद अगर रिस्पेक्ट टू एज देखें तो उसकी एज के हिसाब से उसकी हाइट भी छोटी है। जबकि अगर आप इस बच्चे को देखो, इसी बच्चे की ट्रीटमेंट कर दी गई है, सो दिस इज द ट्रीटेड चाइल्ड। तो आप देखो कि इसकी लेग्स की जो बो हुई थी वो भी ठीक हो गई और उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो गई है।
So appreciate the difference between a diseased boy and a treated boy. लेफ्ट साइड पे बच्चे को रिकेट्स हैं और राइट साइड पे उसी को ट्रीट कर दिया गया था। ये उस केस में फिक्सेटर्स लगाए गए जिस केस में उसकी जो बोल है एग्जाम को ट्रीट प्रॉपरली टाइम पे नहीं किया गया और वो ऑसिफाई उसी तरह कर गई है एडल्टहुड में। फिर ऐसे केसेस में यू यूज एक्सटर्नल फिक्सेटर्स। Osteomalacia refers to a marked softening of your bones. अब यहाँ पे फर्क आ गया कि जी रिकेट्स में अब ऑस्टियोमलेशिया में क्या फर्क है। Osteomalacia refers to a marked softening of your bones, most commonly caused by severe vitamin D deficiency. The softened bones of adults with osteomalacia can lead to bowing during growth, especially in weight-bearing bones of the body. Osteomalacia or older adults can lead to fracture. फिर फर्क क्या हुआ रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया का? ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स का फर्क ही ये है किस बात पे? इस बात पे। वेरी गुड। एडल्ट्स में अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से मिनरलाइजेशन ना हो बोन्स की और वो सॉफ्ट रह जाए तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। यही काम अगर बच्चों में हो तो उसको रिकेट्स कहते हैं। एक तो फर्क आ गया उसका ये एज का। सेकंड फर्क ये आता है जो कि ये मैं आपको पढ़ के बताऊं तो ऑस्टियोमलेशिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ द इम्पेयर्ड मिनरलाइजेशन ऑफ द ऑस्टियोइड। ऑस्टियोइड इज द न्यू बोन जो कि बोन बन चुकी हुई है। यार अब मैम बनी से हुई ऐड bone- करवा दो। जो बनी हुई बोन जो होती है ना बेटा ऑलरेडी जो एडल्ट्स में बन जाती है। आपको पता है कि जब बच्चा होता है उसके अंदर कार्टिलेजिनस ग्रोथ प्लेट्स होती हैं जो कि वक्त के साथ फ्यूज करती हैं ताकि वो अपनी जब नॉर्मल हाइट अटेन कर लेता है बच्चा तो ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज कर जाती हैं। तो बड़ों के अंदर चूंकि ग्रोथ प्लेट्स ऑलरेडी फ्यूज्ड होती हैं, बोन बन चुकी होती है, अब उस बोन की मिनरलाइजेशन चूंकि हमें हर वक्त मिनरलाइजेशन की जरूरत है, ठीक है, तो न्यू बोन की जब मिनरलाइजेशन नहीं होती तो उसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। जबकि रिकेट्स इज अ डिसऑर्डर ऑफ इम्पेयर्ड मिनरलाइजेशन ऑफ द कार्टिलेजिनस ग्रोथ प्लेट्स। तो ये फर्क है बेटा किसका? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया का कि एक तो रिकेट्स बच्चों में होती है, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होती है। कॉज दोनों की सेम है, विटामिन डी एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी। तीसरा फर्क ये है कि जो रिकेट्स होती है उसके अंदर जो कार्टिलेजिनस ग्रोथ प्लेट्स होते हैं जो कि होते ही बच्चों में है उनकी मिनरलाइजेशन नहीं होती जिसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ होती है। स्टंटेड ग्रोथ होती है और सेकेंडली क्या होता है कि डेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी बच्चों में आती हैं बिकॉज बड़ों के अंदर क्या होता है परमानेंट टीथ बन गए होते हैं, ठीक है, तो परमानेंट टीथ जब एक दफा बन गया तो उनका इशू नहीं होता, जबकि बच्चों में रिकेट्स में इशू होता है। यही मेन एक दो डिफरेंसेस हैं बच्चों में और बड़ों में। सो एडल्ट्स हैव फ्यूज्ड ग्रोथ प्लेट्स सो दे आर ओनली अफेक्टेड बाय ऑस्टियोमलेशिया। उनमें रिकेट्स नहीं होता बिकॉज रिकेट्स कार्टिलेजिनस ग्रोथ प्लेट्स को अफेक्ट करती हैं जिसकी वजह से जब कार्टिलेजिनस ग्रोथ प्लेट्स अफेक्टेड होती हैं तो वो कार्टिलेजिनस ग्रोथ प्लेट ने क्या करना होता है, नाम ही है ग्रोथ प्लेट, तो उसने ग्रोथ करवानी है बोन्स की, तो बोन्स ग्रो नहीं करेंगी तो स्टंटेड ग्रोथ होगी। सेकेंडली उन्हीं कार्टिलेजिनस बोन्स के उन्हीं कार्टिलेजिनस जो बोन्स प्लेट्स होती हैं उन्होंने कार्टिलेजिनस सेल्स बनाने होते हैं जो कि ऑस्टियोसाइट्स बनते हैं। तो जब कार्टिलेजिनस सेल्स की क्या मिनरलाइजेशन नहीं होगी, तो जब मिनरलाइजेशन नहीं होगी तो बोन्स सॉफ्ट रहेंगी। तो बेसिकली चूंकि बड़ों के अंदर ग्रोथ प्लेट्स ऑलरेडी फ्यूज कर चुकी है तो उनके अंदर बोन्स की सॉफ्टनिंग होती है। तो रिकेट्स में क्या होता है कि रिकेट्स के अंदर जो बच्चे होते हैं उनकी तो एक तो ग्रोथ प्लेट्स उसकी भी ऑसिफिकेशन नहीं होती है, ग्रोथ नहीं होती बोन की, और जो अगर बोन अगर किसी भी वजह से बन चुकी हुई है तो उसकी प्रॉपर मिनरलाइजेशन नहीं होती। In children whose growth plates are open, the disorders can occur simultaneously. तो बच्चे जिनकी ग्रोथ प्लेट्स अभी ओपन होती हैं वो फ्यूज नहीं की होती उनकी ग्रोथ प्लेट्स के ऊपर भी इफेक्ट आता है जिसको रिकेट्स कहते हैं, और उनकी अगर बोन बन चुकी है ओल्डर चिल्ड्रन और टीनेजर्स की बात करें तो उनके अंदर रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया का दोनों का एलिमेंट साथ साथ चल रहा होता है। जैसे कि उसने इस वाली डायग्राम में ज्यादा स्लाइड में बताई है बात कि रिकेट्स इज अ डिजीज ऑफ द ग्रोइंग बोन्स ऑफ चिल्ड्रन इन एपिफिजियल प्लेट आर नॉट क्लोज्ड, क्योंकि बच्चों के अंदर एपिफिजियल जो कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं, ठीक है, वो जिसे कहते हैं वो क्लोज नहीं हुई होती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसी जगह के ऊपर एक तो ग्रोथ नहीं होती बोन्स की, दूसरा मिनरलाइजेशन नहीं होती, इन विच डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन occurs in both bone and cartilage of the epiphyseal growth plate.
ठीक है, क्योंकि ऑस्टियोमलेशिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ द मेच्योर बोन्स इन एडल्ट्स। जब एपिफिजियल प्लेट्स क्लोज कर चुकी होती है तो उसके अंदर ग्रोथ का इशू नहीं आता, बिकॉज एडल्ट हैज अचीव देयर मैक्सिमम ग्रोथ लिमिट। इनके अंदर सिर्फ जो न्यू ऑस्टियोइड बोन होती है उसकी मिनरलाइजेशन या इनएडिक्वेट होती है या डिलेड होती है। तो इसलिए इनके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो सिमिलर हैं, और जो फर्क है वो बच्चों और बड़ों का ही फर्क है। तो सॉफ्ट बोन्स दोनों में है, बोनी पेन्स भी दोनों में है, बिकॉज दे कैन नॉट बेयर द वेट ऑफ द बॉडी। फ्रैक्चर्स जो उनसे कहते हैं उनकी टेंडेंसी बड़ों में इसलिए ज्यादा है बिकॉज बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो मोर फ्लेक्सिबल होती हैं। मसल वीकनेस भी दोनों में है। अब इन दो चीजों का फर्क क्यों है? क्यों? क्योंकि ग्रोथ डिस्टर्बेंसेस बच्चों में सिर्फ रिकेट्स की केसेस में सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि ग्रोथ प्लेट्स अभी क्लोज नहीं हुई हैं, वो ओपन है। तो ग्रोथ प्लेट्स अगर ओपन है और लेकिन उनके अंदर मिनरलाइजेशन नहीं आ रही है तो बोन्स इलोंगेट नहीं करती। जबकि ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट्स में हो रहा है, वहां पे एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट्स क्लोज कर चुकी हैं। तो एक 30 साल की औरत के अंदर या बंदे के अंदर आप स्टंटेड ग्रोथ नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि उनकी वो नॉर्मल हाइट, नॉर्मल बोन लेंथ अचीव हो चुकी होती, तो उनके अंदर ये चीजें होंगी। जबकि रिकेट्स के अंदर आपको एक तो ग्रोथ डिस्टर्बेंस नजर आएगी बिकॉज बच्चे भी बड़े हो रहे होते हैं। सेकेंडली उसके अंदर क्या होता है? सेकेंडली उसके अंदर डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, बिकॉज बच्चों के अंदर मिल्क टीथ, उसके बाद परमानेंट टीथ बनने होते हैं, जबकि एडल्ट्स के अंदर परमानेंट टीथ 32 आ गए होते हैं। तो डेंटल प्रॉब्लम्स भी रिकेट्स के केस में होती हैं, ऑस्टियोमलेशिया के केस में नहीं होती। तो आप लोगों को फर्क समझ आया कि रिकेट्स का और ऑस्टियोमलेशिया का क्या फर्क है? यस मैम। तो सिम्टम्स बेटा बेसिकली वही हैं। द डल एकिंग पेन एसोसिएटेड विद ऑस्टियोमलेशिया मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द लोअर बैक, पेल्विस, हिप्स, लेग्स एंड रिब्स। ठीक है, और पेन क्यों होती है? बिकॉज वेट बेयर करने की वजह से ऐसी सॉफ्टन बोन्स के अंदर पेन शुरू हो जाती है। द पेन माइट वर्सन एट नाइट। रात पे इसलिए ज्यादा होती है बिकॉज आपकी पूरी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट जा रहा होता है जब आप स्ट्रेट लेटे होते हो हर बोन के ऊपर। ठीक है, जब खड़े होने में सिर्फ आपके लोअर लिम्ब पे आता है, लेकिन चूंकि हमारी जो ऑस्टियोमलेशिया केस में सारी बोन्स इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं, सो व्हेन द पेशेंट लाइज डाउन ही फील्स पेन इन ऑल ऑफ हिज body bones because of the fact that all of them have softened. Or when you put pressure on the bones and are rarely relieved completely by rest. रेस्ट से ऐसी पेन ठीक नहीं होती है बिकॉज ये एक्सर्शन की वजह से नहीं हो रही है, ये ऐसी पेन है जो कि बोन की सॉफ्टनिंग की वजह से है। डिक्रीज मसल टोन बिकॉज ऑब्वियसली जब कैल्शियम नहीं होगा या कैल्शियम की कमी की वजह से जब ऑस्टियोमलेशिया हो रहा है तो कैल्शियम की कमी मसल्स को भी इफेक्ट करती है, मायोपैथीज भी हो रही होती हैं ऑस्टियोमलेशिया में। लेग वीकनेस कैन कॉज अ वेडलिंग गेट। गेट मीन्स चलने का अंदाज, और वेडलिंग गेट क्यों होता है? जैसे एक डक चलती है एक लिम्ब के ऊपर, साथ ही साइमल्टेनियसली वो दूसरी लिम्ब पे भी वेट डाल देती है। तो इंसानों में भी जिनके अंदर ऑस्टियोमलेशिया होता है तो वो साइमल्टेनियसली दोनों लेग से चल रहे होते हैं, वो आगे पीछे लेग्स करके नहीं, दोनों लेग्स के साथ चल रहे एट अ टाइम चल रहे होते हैं, बिकॉज वो एक लेग के ऊपर ज्यादा वजन नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, सो इट मेक्स द वॉकिंग स्लोअर एंड मोर डिफिकल्ट। कॉजेस क्या क्या है विटामिन डी डेफिशिएंसी की? सॉरी, ऑस्टियोमलेशिया की? एक तो विटामिन डी डेफिशिएंसी, सर्टेन सर्जरीज भी कौन सी वाली? जिसके अंदर इंटेस्टाइन्स को डिसेक्ट कर दिया जाता है। आपको पता है कि इंटेस्टाइन्स के अंदर आपकी कैल्शियम ने अब्सॉर्ब होनी है, इंटेस्टाइन्स के ऊपर ही आपका विटामिन डी जाके लगता है, और बेसिकली विटामिन डी अगर आप खा रहे हो ओरली तो वहां से वो एब्सॉर्ब भी होगा। विटामिन डी एब्सॉर्ब होता है तो फिर जाके वो आपकी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस से गुजर के एक्टिवेट होता है। अब ये बात मैं आपको शुरू में ये बताना चाहती थी कि विटामिन डी जब आप इनटेक करते हो तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, जब वो इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब होता है विटामिन डी तो एज अ विटामिन डी हाइड्रोक्सी विटामिन डी एब्सॉर्ब हो रहा होता है। विटामिन डी आपके इंटेस्टाइन से निकल के पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आपके लिवर में जाता है। लिवर में जाके वो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी बना देता है। लिवर के से 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी निकल के किडनीज में जाके 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी बनाता है, और फिर वो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। ये 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी फिर आपके इंटेस्टाइन्स के ऊपर जाके ऐसे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवाता है जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करवाती है। क्या आपने चीजें पहले पढ़ी हुई थी कि नहीं पढ़ी हुई थी? डू you have an idea of this? How vitamin D is activated in your body? नो मैम।
तो विटामिन डी जब आप बेटा इनटेक करते हो तो वो पहले आपके इंटेस्टाइन्स में जाएगा, फिर आपके वहां से वो एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद वो विटामिन डी आपके लिवर में जाता है। लिवर में जाके वो एक्टिवेट होता है टू अ फॉर्म कॉल्ड एज 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। वहां से निकल के लिवर से वो किडनी में जाता है, फिर किडनी में जाके वो 1,25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी बनाता है। ये 1,25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी आपके इंटेस्टाइन पे जाके फिर ऐसे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवाता है जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को है। दैट ये सब बताने का मकसद क्या है आपको? ये सब बताने का मकसद ये है कि किडनी और लिवर डिसऑर्डर्स में क्यों ऑस्टियोमलेशिया होता है, बिकॉज आप विटामिन डी का इनटेक भी ठीक कर रहे हो, लेकिन जो आपके जो ऑर्गन्स हैं जिन्होंने विटामिन डी को एक्टिव मेटाबोलाइट्स में या एक्टिव फॉर्म्स में कन्वर्ट करना होता है, वो वाले ऑर्गन्स ही इफेक्ट हो जाते हैं। तो इवन इफ यू आर टेकिंग विटामिन डी प्रॉपर्ली, so these organs which have to converted the vitamin D to active form, इनकी खराबी की वजह से भी osteomalacia हो रहा होता है, and certain drugs also cause osteomalacia. So you get a concept why kidney and liver disorders are causing osteomalacia. रीजन समझ में आई कि नहीं? यस मैम। यस मैम आ गया। ऐसी बातों को गौर से सुनना, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू हेयर कि मैम लेक्चर में बात नहीं लिखी थी तो आपने हमसे वाइवा में क्यों पूछा। जो मैं बात लेक्चर में बता रही हूँ वो भी लेक्चर का पार्ट होता है, ठीक है? इसलिए हम आपको रेफरेंस बुक भी साथ देते हैं पढ़ने के लिए फॉर योर ओन नॉलेज। सो यू शुड लिसन टू द लेक्चर वेरी वेल। सिलियाक डिजीज अगर आप लोगों को याद हो, सिलियाक डिजीज अगर पैथोलॉजी में आपने पढ़ी हो, तो सिलियाक डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जिसको ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी कहते हैं। ऐसे लोग ग्लूटेन नहीं खा सकते जैसे वीट या फिर राइस। उनके अंदर होता ये कि ग्लूटेन जाके ना इन्फ्लेमेशन करवा देता है इंटेस्टाइन्स की, और इंटेस्टाइन्स का जो ब्रश बॉर्डर होता है उसकी नेक्रोसिस शुरू हो जाती है। तो होता ये कि जब ऐसे लोगों ने जब इनटेक कर लिया होता है ग्लूटेन वाली प्रोडक्ट्स का, तो उनके जो इंटेस्टिनल ब्रश बॉर्डर होता है वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है, और इंटेस्टिनल ब्रश बॉर्डर की जब इन्फ्लेमेशन होती है तो नेक्रोसिस की वजह से इंटेस्टाइन नकारा हो जाता है। वो मजीद अब उस एरिया में जहाँ पे नेक्रोसिस हो गया वहां से वो अब्जॉर्प्शन नहीं करवा सकता। तो ये सारी बातें आपने ज़हन में रखती है कि तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी या तो आप इनटेक नहीं कर रहे, या ऐसी चीजें जो कि आपके इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट कर रही हैं जहाँ पे विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, या विटामिन डी की अगर एब्जॉर्प्शन हो गई है तो ऐसे ऑर्गन्स अफेक्ट हो गए जिसने उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है? आर यू गाइस कीपिंग पेस विद मी और नॉट? एक्सक्यूज मी मैम। बताएं। मैम आप सर्जरीज का जो आपने बताया था वो पॉइंट दोबारा रिपीट कर देंगी? बेसिकली बेटा सर्जरीज क्या है, मैंने बात की थी सर्टेन सर्जरी जिसमें आपको ना इंटेस्टाइन्स को रिसेक्ट करना पड़ जाता है। जैसे रप्चर्ड अपेंडिक्स को आपको राइट साइड की पूरी इंटेस्टाइन कट करनी पड़ जाती है, एंड सर्टेन सर्जरी जो कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपको रिसेक्शन करनी पड़ जाए, ठीक है? लिवर का कोई पोर्शन काटना पड़ जाए, ओके मैम। किडनी को रिसेक्ट करना पड़ जाए, ऐसी सर्जरीज जो कि विटामिन डी की ऑब्जॉर्प्शन और या उसके जो ऑर्गन्स जिन्होंने मेटाबोलाइज करना है ऐसी जगहों की अगर सर्जरी हो जाए तो वो भी विटामिन डी की जिसे कहते हैं ये ऑस्टियोमलेशिया करवा सकता है बॉडी में, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। विटामिन आप लोगों का होम टास्क के तौर पे आप लोगों ने विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म पढ़ना है ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। इसलिए मैंने आप लोगों को वैसे बताई ये बात, बिकॉज क्योंकि हम वी आर स्टडिंग सर्जरी टू, सो वी विल नॉट गो इनटू द फिजियोलॉजिकल डिटेल्स. This was something that I told you for your information, and it is something that can ask you in the Viva or question Viva as well. That why do you think कि किडनी या लिवर की डिसऑर्डर की वजह से ऑस्टियोमलेशिया क्यों होता है? आपको पता होना चाहिए कि ये वो ऑर्गन्स हैं जो विटामिन डी को उनके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? ऐसे नॉलेज यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट दिस। कॉजेज वही बताई बेटा उसने ऑस्टियोमलेशिया की, इसमें ज्यादा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में शो किया कि नॉर्मल बोन और ऑस्टियोमलेशिया की बोन में आप देखो कि में जो कि मिनरलाइजेशन है कितना फर्क है उसके अंदर। डायग्नोसिस आप किस तरह करवाओगे? जैसे रिकेट्स के करवाते थे आप उसी तरह एक्सरे करवाओगे आप अफेक्टेड बोन्स के, विच कैन रिलीव बोन डिफॉर्मिटीज reveal, and blood and urine test करवाओगे to measure levels of vitamin D, calcium and phosphate in the body, which can confirm a diagnosis of osteomalacia and also can monitor the progress of the treatment. ऑस्टियोमलेशिया में अगर आप एक्सरे करवाते हो तो उसके अंदर एक पैथोग्नोमिक साइन होता है जिसको आप कहते हो लूजर जोन, क्योंकि ये बोन फीमर की है और ये अगर
ऑस्टियोमलेशिया की वजह से सॉफ्ट हो चुकी है, तो ये वेट को बेयर नहीं कर सकती और उसके अंदर पार्शियल फ्रैक्चर्स आ जाते हैं ऑस्टियोमलेशिया वाली बोन के अंदर, जिसके अंदर ऑस्टियोमलेशिया हुआ है। तो कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं होता, मतलब कंप्लीटली वो बोन की डेप्थ को ट्रेवर्स नहीं करता, पार्शियल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं और इनको कहते हैं आप लोग लूजर्स जोन्स। सो दिस इज अ पैथोग्नोमिक साइन ऑफ ऑस्टियोमलेशिया ऑन एक्सरे। ठीक है, ट्रीटमेंट करवाते हो आप ऑस्टियोमलेशिया की विद विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, फॉस्फेट सप्लीमेंट्स, बिकॉज विटामिन डी ने फॉस्फेट की भी एब्जॉर्प्शन करवानी होती है। ठीक है, एंड फॉस्फेट इज आल्सो नेसेसरी विद कैल्शियम फॉर मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। सो विटामिन डी कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फेट की भी एब्जॉर्प्शन करवाता है जब वो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवाता है इंटेस्टाइन्स में। सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर बोन इंजरीज और फ्रैक्चर्स अगर हो जाए एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑस्टियोमलेशिया। सो विल जस्ट क्विकली रिवाइज हाउ विटामिन डी एक्ट्स। विटामिन डी जो सा है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ना आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाहूँ कि अगर आपका इंटेस्टाइन मैंने बनाया है, तो विटामिन डी अगर आप इनटेक कर रहे हो तो विटामिन डी आपका एब्जॉर्ब होगा, वहां से ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता हुआ आपके लिवर में जाएगा। लिवर में वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा जिसका नाम होता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। वहां से वो किडनीज के अंदर जाता है और वो 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी नाम हो जाता है। ये जो 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी है, अब ये जाके इंटेस्टाइन के ऊपर ऐसे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवाएगा जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाएंगे। तो विटामिन डी का ये काम होता है बेसिकली कि उसने ऐसे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवाना है जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाएं। अब थोड़ी फिजियोलॉजी समझ लगी कि नहीं लगी? यस मैम। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ इसको एक दफा जाके होम टास्क के तौर पे 2-3 मिनट की यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ी हैं या एज अ फॉर योर ओन रिसर्च पर्पसेस लुक इनटू इट, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो फिजियोलॉजी में इंक्लूड होती है लेकिन मैंने आपको वैसे भी बता दिया है। सो अपने इंटरेस्ट के लिए एक दफा जरूर विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म देखना, और वो वही है जो मैंने आपको भी बताई है। अब एज द लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो ऑस्टियोपोरोसिस का है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है और इसका ऑस्टियोमलेशिया से डिफरेंस क्या होता है, ये अब हम देखेंगे और इसको आपने समझना है। सो ऑस्टियोपोरोसिस इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द बोन्स। जो बोन की जो वेट होती है ना, बोन का वेट कम हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, डिक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड रिजल्टिंग इन फ्रेजाइल बोन्स। ब्रिटल फ्रेजाइल बोन्स होती हैं और उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, हल्की हो जाती हैं बोन्स। Osteoporosis literally leads to abnormally porous bone that is compressible. तो पोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस का लफ्ज क्यों है? क्योंकि बोन्स के अंदर पोर्स बन जाते हैं, मतलब उसका ट्रेबेकुलर नेटवर्क इतना थिन हो जाता है कि उसके अंदर होल्स बनने शुरू हो जाते हैं बोन्स के अंदर, इसलिए इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। This disorder of skeleton weakens the bones and results in frequent fractures in the bones. Osteoporosis is a bone disease. अब ये आखिरी लाइन को अपने दिमाग में एक दफा फिक्स करो और इसकी बेस पे हम नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट बनाएंगे। Fix it in your mind. Osteoporosis is a bone disease which is characterized by a low bone mass. As a result, our body loses too much bone or makes too little bone. या वो बोन प्रॉपरली बना ही नहीं रही, और अगर वो बना रही है तो उसकी रिजॉर्प्शन का प्रोसेस, उसके खुरने का प्रोसेस, करें ना हड्डियां खुरनी शुरू हो गई हैं, तो उसके रिजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो गया। सो ये फर्क है ऑस्टियोमलेशिया में और ऑस्टियोपोरोसिस में। ऑस्टियोमलेशिया में क्या हो रहा है कि मिनरलाइजेशन नहीं हो रही बोन्स की, जबकि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो रहा है कि बोन बन नहीं रही, और अगर वो बन रही है तो उसकी रिजॉर्प्शन का प्रोसेस कैसे तेज हो गया। इसको हम यहाँ पे गौर से देखेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में फर्क देखेंगे ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस का। सो ऑस्टियोपोरोसिस रिजल्ट्स ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन बोन रिजॉर्प्शन एंड बोन फॉर्मेशन। बोन फॉर्मेशन या तो कम हो गई है और रिजॉर्प्शन उतनी ही है, या बोन फॉर्मेशन जिसे कहते हैं उतनी ही है और बोन की रिजॉर्प्शन बढ़ गई है, उसका घुलने का प्रोसेस या खुरने का प्रोसेस उसका बढ़ गया है। सो देयर आर 3 मेन मैकेनिज्म्स बाय व्हिच ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप्स। एंड इनसफिशिएंट पीक बोन मास के इनिशियली बोन का मास उतना बना ही नहीं था जितना बनना चाहिए था, या बोन की रिसॉर्प्शन का प्रोसेस, उसके डिसॉल्व होने का प्रोसेस बढ़ गया है, या नई बोन की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? इसमें कॉजेस हार्मोनल फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है बोन की रिजॉर्प्शन की रेट के ऊपर।
मेनोपॉजल फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन की कमी होती है। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है नॉर्मली ऑन बोन्स? एस्ट्रोजन जो रिजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है बोन्स का, उनको कम करता है और न्यू बोन की फॉर्मेशन के प्रोसेस को बढ़ाता है। सो मेनोपॉजल वुमेन के अंदर जब एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है या खत्म हो जाती है उनके अंदर, तो क्या होता है कि बोन का रिजॉर्प्शन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है और न्यू बोन फॉर्मेशन नहीं हो पाती। ठीक है, तो एक तो ये in addition to calcium, metabolism plays a significant role in bone turnover, as a deficiency of calcium and vitamin D leads to diminished bone deposition. तो कह रहे हैं कि in addition to calcium, कि कैल्शियम के साथ साथ मेटाबॉलिज्म का जो आपकी बॉडी में फर्क है, क्योंकि अगर आप एक चीज जैसे कि ऑस्टियोमलेशिया में आप कैल्शियम और विटामिन डी का इनटेक नहीं कर रहे हो तो बोन्स की मिनरलाइजेशन भी नहीं हो रही। तो सिमिलरली ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम फिर तो ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस तो एक ही चीज हुई, मिनरलाइजेशन तो वहां पे भी नहीं हो रही तो बन तो वहां भी बोन नहीं रही है। तो फर्क क्या होता है? फर्क अब गौर से सुनना। फर्क ये होता है कि आपने अगर पढ़ा हो पैराथायराइड हार्मोन्स या पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा हो फिजियोलॉजी में या एनाटॉमी में, तो पैराथायराइड ग्लैंड्स का काम क्या होता है? पैराथायराइड ग्लैंड्स आपकी ब्लड के अंदर थर्ड टाइम रिपीट कर रही हूँ, ब्लड के अंदर सेंस करते हैं कि कैल्शियम का लेवल नॉर्मल है कि नहीं। अगर कैल्शियम का लेवल लो है ब्लड के अंदर तो पैराथायराइड हार्मोन्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करवाते हैं और वो जाके बोन्स पे एक्ट करती है और बोन की रिजॉर्प्शन के प्रोसेस को स्पीड अप कर देती हैं ताकि बोन्स में से कैल्शियम निकल के ब्लड का कैल्शियम का लेवल नॉर्मल हो जाए। ऐसा ही होता है कि नहीं? थोड़ा याद आ रहा है पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन? यस मैम। पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन जहन में आ रहा है कि नहीं बेटा? और भी कोई बोले, मुझे पता चले कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। यस मैम, आ रही है समझ। पैराथायराइड हार्मोन्स बेसिकली क्या करते हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड ने इन स्पेसिफिक आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल्स को चेक करना है। अगर आपका कैल्शियम का अगर आप इनटेक नहीं कर रहे हो तो क्या होगा कि आपके ब्लड में भी कैल्शियम का लेवल कम होगा और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए पैराथायराइड हार्मोन बोन्स पे जाके उसकी रिजॉर्प्शन का प्रोसेस इंक्रीज करवा देते हैं ताकि बोन से कैल्शियम निकल के ब्लड में आ जाए और ब्लड में कैल्शियम का लेवल स्टेबलाइज हो जाए। तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस में कि न्यूट्रिएंट्स विच इज कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बोन का रिसॉर्प्शन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है बिकॉज पैराथायराइड हार्मोन्स का लेवल ज्यादा हो जाता है। बिकॉज पैराथायराइड हार्मोन जो है वो क्या करती है, इट सेफगार्ड्स इनफ कैल्शियम इन द ब्लड में कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल रखने होता है उसने, और उसके लिए वो कैल्शियम को हड्डियों में से निकालती है। अब ये फर्क है बेसिक ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया का। इस डायग्राम को अगर गौर से देखो, दिस इज द नॉर्मल बोन, दिस इज द ऑस्टियोपोरोटिक बोन एंड दिस इज द ऑस्टियोमलेटिक बोन। तो अगर आप इन तीनों डायग्राम को गौर से देखो तो आप ये अप्रिशिएट करो फैक्ट को कि ये नॉर्मल बोन की साइज है। ऑस्टियोपोरोसिस में उसका साइज छोटा हो गया जबकि ऑस्टियोमलेशिया में साइज सेम है। सेकंड चीज को अप्रिशिएट करो कि ऑस्टियोपोरोटिक बोन के अंदर क्या हो रहा है, होल ज्यादा बन गया, बोन गेटिंग मोर ब्रिटल एंड फ्रेजाइल, जबकि जो होल्स हैं ऑस्टियोमलेशिया के अंदर वो उतने नहीं हैं, ब्रिटल अभी बोन नहीं हुई है। तीसरा फर्क अप्रिशिएट करो कि जो नॉर्मल बोन और ऑस्टियोपोरोटिक बोन का कलर सेम है जबकि ऑस्टियोमलेशिया के अंदर मिनरलाइजेशन नहीं हो रही, इस वजह से उसका जो कलर है वो डार्क नहीं दिखाया गया, जस्ट फॉर अ कंपैरिजन कि मिनरलाइजेशन नहीं हुई बोन की। तो ये फर्क है ऑस्टियोपोरोसिस में और ऑस्टियोमलेशिया में, कि ऑस्टियोमलेशिया में क्या हो रहा है कि बोन्स के उसका साइज सेम है, साइज या डेंसिटी या वेट का इशू नहीं आ रहा, बोन की मिनरलाइजेशन नहीं हो रही जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो रही हैं। जबकि ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां ब्रिटल हो रही हैं, फ्रेजाइल हो रही हैं, पोरोटिक हो रही हैं। क्यों? क्योंकि बोन रिसॉर्प्शन का प्रोसेस स्पीड अप हो गया और फॉर्मेशन का प्रोसेस कम हो गया है। इसमें सबसे बड़ी वजह होती है हार्मोनल फैक्टर्स लाइक एस्ट्रोजन in cases of postmenopausal women. So osteoporotic bones are thin and brittle because there's too little of it, although the composition of the bone is normal. Bone की composition normal होगी, ठीक है, लेकिन उसका brittle हो जाएगी। जबकि ऑस्टियोमलेशिया में बोन्स के अंदर क्या होता है कि
कैल्शियम की मिनरलाइजेशन नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट होती हैं. सो यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमलेशिया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Osteoporosis is the reduction of mass of the bone, while on the other hand, osteomalacia is the softening of the bones. Risk factors and causes क्या हो सकते हैं osteoporosis के? The female gender, because females face menopause, जिसमें एस्ट्रोजन की कमी की वजह से बोन रिजॉर्प्शन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है और बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस कम हो जाता है. कॉकेशियन और एशियन रेसेस के अंदर ये रिस्क फैक्टर ज्यादा है ऑस्टियोपोरोसिस का. थिन और स्मॉल बॉडी फ्रेमवर्क में भी ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा हो जाती है बिकॉज बोन्स हार्ड नहीं होती हैं. फैमिली हिस्ट्री जिनके अंदर हो ऑस्टियोपोरोसिस की, मतलब पेरेंट्स में हो, तो उनके अंदर भी ज्यादा हो जाता है. सिगरेट स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से, बिकॉज these two things cause nutritional deficiencies. लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस का एलिमेंट बढ़ जाता है बिकॉज एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनके अंदर बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस ज्यादा हुआ होता है बिकॉज योर बॉडी सेंसेस दैट आर बोन्स नीड टू बी स्ट्रॉन्ग. डाइट लो इन कैल्शियम बिकॉज बोन्स फिर प्रॉपरली फॉर्म नहीं होंगी, और अगर कैल्शियम बॉडी में आप खाओगे नहीं, वही वाली बात की दोबारा से कि अगर आप कैल्शियम इनटेक नहीं करोगे तो ब्लड में क्या होगा, कैल्शियम लेवल कम होगा. तो पैराथायराइड हार्मोन बोन से निकाल के कैल्शियम ब्लड में डालेगा और बोन्स की क्या होनी शुरू हो जाएगी, रिजॉर्प्शन, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का एलिमेंट स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. पुअर न्यूट्रिशन एंड पुअर जनरल हेल्थ एस्पेशली एसोसिएटेड विद क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ बाउल डिजीज. तो क्यों पुअर न्यूट्रिशन की वजह से और जनरल हेल्थ की वजह से? बिकॉज जब आप कैल्शियम का इंटेक नहीं करोगे, विटामिन डी का इंटेक नहीं करोगे, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो होगा और बोन से ब्लड में कैल्शियम डालने के लिए बोन्स की रिजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. सिमिलरली मैल एब्जॉर्प्शन के एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही है आपकी कैल्शियम या विटामिन डी. लो एस्ट्रोजन लेवल्स इन वुमेन, as I've told you, estrogen causes increased bone formation and decreased resorption. Lack of vitamin D. अब lack of vitamin D, अब बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होंगे कि मैम विटामिन डी का लैक जो सा है वो तो ऑस्टियोमलेशिया करवाता है. वो ऑस्टियोमलेशिया इस तरह करवाता है कि बोन्स में अगर मिनरलाइजेशन नहीं हो रही है तो बोन्स होंगी सॉफ्ट. ऐसा ही है और इसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया. और ये विटामिन डी की कमी की वजह से होती है बिकॉज विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम की कमी होगी, और कैल्शियम की कमी होगी तो बोन्स की मिनरलाइजेशन नहीं होगी और बोन सॉफ्ट होंगी. तो ये है ऑस्टियोमलेशिया में रोल विटामिन डी का. ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस में जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो होगा तो हड्डियों से खुरनी शुरू होगी आपकी कैल्शियम, वो ब्लड में जाएगी और हड्डियां हो जाएंगी ब्रिटल. तो जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनके अंदर ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों का एलिमेंट स्टार्ट हुआ होता है. अब समझ लगी कि विटामिन डी का क्या रोल है ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया में, किस तरह वो सेपरेट डिजीज करवा रहा होता है दोनों के अंदर. Yes, आर यू ma'am. गेटिंग द कॉन्सेप्ट? ऑस्टियोमलेशिया में विटामिन डी की कमी मिनरलाइजेशन नहीं करवा रही, जबकि ऑस्टियोपोरोसिस में वो उसको ब्रिटल बना रही है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ब्लड में आपका कैल्शियम का लेवल कम है और पैराथायराइड हार्मोन ने बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में डालना होता है. ठीक है. इनटेक ऑफ स्टीरॉइड, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, जैसे हमने एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर पढ़ा जिसमें फ्रैक्चर होता है हेड ऑफ द फीमर की, तब जाके एवास्कुलर नेक्रोसिस है, उसमें इनटेक ऑफ स्टीरॉइड्स पढ़ा था. तो बेसिकली इनटेक ऑफ स्टीरॉइड्स का मैंने वहां पे भी यही रीजन बताई थी कि स्टीरॉइड जो उनसे हैं वो आपके बोन्स के रिसॉर्प्शन के प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं, उसके घुलने के, खुरने के, डिसॉल्व होने के प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं. तो दैट इज वाई स्टीरॉइड्स कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स होते हैं. हाइपोगोनाडिज्म, टेस्टोस्टेरोन का भी सिमिलर वही रोल होता है जो एस्ट्रोजन का होता है, विच इज डिक्रीज बोन रिसॉर्प्शन एंड इंक्रीज बोन फॉर्मेशन, एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स टू. इन्हीं सब कॉजेस को मैंने एक प्रॉपर कन्फाइंड जगह पे लिखा जिसमें प्राइमरी कॉज ऑस्टियोपोरोसिस की इडियोपैथिक हो सकती है विदाउट एनी रीजन, एंड जुवेनाइल मींस टीनेजर्स में, यंग एडल्ट्स में होना या यंग ओल्डर चिल्ड्रन में होना. जुवेनाइल का मतलब होता है ओल्डर चिल्ड्रन. और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें कोलेजन
इम्पेयरमेंट होती है, जेनेटिक इम्पेयरमेंट होती है कोलेजन की, और कोलेजन ही बेसिकली आपकी बोन बनाता है। कोलेजन की बड़ी टाइप्स होती है, कोलेजन 1 से लेकर कोलेजन 4 तक। डिफरेंट टाइप की कोलेजन, जैसे कोलेजन टाइप 1 बोन बनाता है, स्किन का कोलेजन बनाता है। तो कोलेजन टाइप जो 2 होती है वो कार्टिलेज की कोलेजन होती है, उसका नाम कोलेजन टाइप 2 कार्टिलेज की कोलेजन होती है। बहुत ज्यादा हिस्टोलॉजी की डिटेल है, लेकिन इतना याद रखो कि कोलेजन ने बेसिकली आपका बोन बनाना होता है। उसका बेसिक जो जिसे कहते हैं सेल्स होते हैं ना बोन के, वो कोलेजन बना रहे होते हैं। तो बेसिकली बच्चों के अंदर आपको अगर ऑस्टियोपोरोसिस का एलिमेंट नजर आए, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस होती एडल्ट्स के अंदर है, लेकिन बच्चों में या तो इडियोपैथिक होगी विदाउट एनी रीजन, या ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की वजह से। तो प्राइमरी कॉजेज वो होती हैं जो कि इटसेल्फ होती हैं, सेकेंडरी कॉजेज वो होती हैं जो किसी डिजीज की वजह से आपके अंदर आती हैं। तो सेकेंडरी कॉजेज में एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, हाइपोपिट्यूटरिज्म, आपको पता है कि पिट्यूटरी जो सी होती है आपके बहुत से हार्मोन्स आपकी बॉडी में बनाती है, लाइक ग्रोथ हार्मोन, योर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको पता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका एस्ट्रोजन बना रहा होता है ओवरीज पे जब वो एक्ट करता है, ऐसा ही है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब ओवरी पे एक्ट करता है तो प्रोजेस्टेरोन बना रहा होता है। सिमिलरली पिट्यूटरी आपके सारे स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बना रही होती है। तो जो पिट्यूटरी इफेक्ट होगी तो सारे स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जिन्होंने हार्मोन्स बनाने अल्टीमेटली बॉडी में, वो बनेंगे ही नहीं। तो हार्मोन्स का मैंने आपको काम बता दिया कि क्या था। सिमिलरली कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। तो कोर्टिसोल क्या होती है, एंडोजिनस स्टीरॉइड, और स्टीरॉइड्स क्या करते हैं, बोन्स की रिसॉर्प्शन के लेवल को तेज करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोगोनाडिज्म, ये सब ही प्रोसेसेस ऑस्टियोपोरोसिस करवा रही है बॉडी में। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज लाइक कैल्शियम, विटामिन डी, मैल अब्जॉर्प्शन से मुराद के इंटेस्टाइन्स एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, मैल एब्जॉर्प्शन है, इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन। एंड मैल न्यूट्रिशन, कि आप एक चीज खा ही प्रॉपरली नहीं रहे हो। जब एक चीज आप विटामिन डी या कैल्शियम आपकी बॉडी में कम है तो मतलब वो ब्लड में कम है, और अगर ब्लड में कम है तो पैराथायरॉइड हार्मोन उसको बोन से निकाल के ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन करने की कोशिश करता है। इम्यूनोलॉजिकल इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स सच एज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि इनके अंदर आपके इंटेस्टाइन्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं होती है विटामिन डी एंड कैल्शियम की। ड्रग्स आपके, ये वाले ड्रग्स सारे आपके ऑस्टियोपोरोसिस के करवाती हैं, बोन रिजॉर्प्शन के प्रोसेस को स्पीड अप करवाती हैं। नियोप्लेजिया सच एज ल्यूकीमिया, न्यूरोब्लास्टोमा। अब जो लोग आपने अक्सर देखे होंगे, लोग स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर के जो लोग होते हैं, आपने देखा वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं। दे आर वेरी थिन, दे आर वेरी कैक्सिक, वीक, और वो डे टू डे लाइफ के फंक्शन नहीं कर पाते। हालांकि उनकी बॉडी में किसी एक जगह पे अगर कैंसर हो, फॉर एग्जांपल लिवर का कैंसर है या फिर इंटेस्टाइन का कैंसर है, कहीं और कैंसर है, लेकिन उनकी ओवरऑल पूरी बॉडी जो हेल्थ है वो खराब हुई होती है। ऐसा ही है, पतले Yes, होते हैं बहुत ma'am. ज्यादा कैंसर के लोग। वो पतले बहुत ज्यादा इसलिए होते हैं बेटा कि बिकॉज जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना, वो आपकी बॉडी का सारा न्यूट्रिशन खाना शुरू हो जाते हैं। इट्स लाइक अ पैरासाइट। कैंसर इज लाइक अ पैरासाइट इन योर बॉडी, इट ईट्स ऑल योर बॉडी न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। सो सिमिलरली इस वजह से क्या होता है कि जब वो कैंसरस सेल्स जो पैरासाइट के तौर पे आपकी बॉडी में मौजूद है, जब आपका सारा न्यूट्रिएंट्स वो यूज करना शुरू कर देंगे तो बॉडी की बोन्स के लिए कोई न्यूट्रिएंट्स रहेंगे ही नहीं। एंड इमोबिलाइजेशन, जो लोग मोबिलाइज हुए होते हैं, लाइक सेरिब्रल पाल्सी या पैराप्लीजिया, जिनमें चारों जो लिम्स हैं वो नकारा हो गए हैं, पैराप्लीजिया, ऑल 4 लिम्स दे कैन नॉट वर्क। तो जो इमोबिलाइज लोग होते हैं उनके अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस का एलिमेंट स्पीड अप हुआ है, बिकॉज एक्सरसाइज मूवमेंट आपकी बोन की फॉर्मेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करवाती है, रिजॉर्प्शन के प्रोसेस को कम करवाती हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की? टिपिकली अर्ली स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, क्योंकि बोन रिजॉर्प्शन का प्रोसेस अभी इतना ज्यादा नहीं है, बोन लॉस अभी इतनी नहीं हुई है। बट वंस योर बोन्स हैव बीन वीकेंड बाय ऑस्टियोपोरोसिस, यू माइट हैव साइंस एंड सिम्टम्स दैट इंक्लूड बैक पेन caused by fracture or collapse vertebrae, because vertebral जो बोन्स होती हैं उनके अंदर इतने ज्यादा पोरस हो जाती हैं कि उनकी कंप्रेशन हो जाती है, और कंप्रेशन की वजह से क्या होती है, वर्टिब्री की जब कंप्रेशन होती है तो द पर्सन दे लूज देयर हाइट अप टू फ्यू और मोर इंचेस। तो ये स्टंटेड ग्रोथ की वजह से नहीं कि वो एकदम से वो लंबे हुए तो छोटे होने शुरू हो गए, उनकी बोन्स की कंप्रेशन की वजह से उनकी हाइट छोटी हो जाती है। ठीक है। स्टूप्ड पोस्चर, आपने देखे अक्सर बूढ़े लोग, उनका पोस्चर स्टूप हुआ होता है, आगे की तरफ झुके होते हैं, कुब निकला होता है उनका, देखा है बूढ़े लोगों के अंदर? Yes, ma'am. वो कंप्रेशन ऑफ द वर्टिब्री की वजह से हुआ होता है। वर्टिब्री हैव कंप्रेस्ड, और जहां पे वो कंप्रेस होती हैं वो आपस में फ्यूज कर जाती हैं एंड पोस्चर बिकम्स स्टूप्ड।
and a bone that breaks much more easily than expected. डायग्नोसिस आप किस तरह करते हो एक ऑस्टियोपोरोटिक बोन का? आप करते हो विद द हेल्प ऑफ डेक्सा स्कैन. डेक्सा स्कैन एक ऐसा स्कैन है जिसमें आप सर्टेन फ्लोरेसेंट रेज पास करते हो थ्रू द बोन और आपको बोन की डेंसिटी के बारे में पता चल जाता है. और बोन डेंसिटी लेवल्स कैसे फिर ये स्कैन शो करता है? टी स्कोर से. ये आपने याद रखना है. दिस विल बी आस्क्ड. सो अगर टी स्कोर -1 या अबव आ रहा है तो बोन नॉर्मल है, उसकी डेंसिटी नॉर्मल है. अगर स्कोर -2 से -2.5 में आ रहा है तो बोन का मास लो हो गया और इट कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस. और जब स्कैन ने -2.5 से कम शो कर दिया है, -2.5 या उससे कम, तो ये डायग्नोज हो गई ऑस्टियोपोरोसिस. डेक्सा स्कैन इज द टेस्ट ऑफ चॉइस फॉर ऑस्टियोपोरोसिस. ठीक है, सो यू शुड रिमेंबर दिस होल स्कोरिंग. सारी स्कोरिंग आपको याद होनी चाहिए. तो इजी याद रखनी. -1 या अबव नॉर्मल है, -1 या -2.5 ग्रे एरिया है जहाँ पे बोन ने मास लूज कर दी और ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ लीड कर सकता है. और -2 या 2.5 या 2.5 से कम क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोज्ड. जब आप एक एक्सरे करवाते हो ऐसी बोन को तो ये एक नॉर्मल एक्सरे, नॉर्मल हैंड का एक्सरे और एक ऑस्टियोपोरोटिक हैंड का एक्सरे. तो आप इसमें जरा अप्रिशिएट कर सकते हो कि ऑस्टियोपोरोटिक जो बोन्स हैं उनकी रेडियोल्यूसेंसी बढ़ गई है, वो ज्यादा लूसेंट हो गया, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई है उनके अंदर. नोट कर पा रहे हो उस चीज को? कंपेयर कर रहे हो नॉर्मल और ऑस्टियोपोरोटिक हैंड को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ज्यादा रेडियोल्यूसेंट हो गई है जो ऑस्टियोपोरोसिस वाला हैंड है. तो आप ये देखो कि ऑस्टियोपोरोटिक हैंड ज्यादा लूजन वो हो गया है, जो उनसे ज्यादा वो हो गई है रेडियोल्यूसेंट, और बाहर की तरफ कॉर्टिकल थिकनिंग हुई हुई है क्योंकि अंदर वाली बोन जो उनसी है वो चूंकि रेडियोल्यूसेंट हो गई है तो जो मार्जिन्स हैं वो ज्यादा विजिबल हो गए हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली फर्क है आपका एक नॉर्मल और एक ऑस्टियोपोरोसिस वाले हैंड के एक्सरे में. रेडियोल्यूसेंसी एंड कॉर्टिकल थिकनिंग हुई हुई है. ट्रीटमेंट आप क्या दोगे ऑस्टियोपोरोसिस में? कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी ऑब्वियसली, ताकि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहे और हड्डियों से वो रिजॉर्ब होके ना निकले. एक थर्ड चीज होती है, एक ड्रग होता है, इसका नाम होता है बिसफॉस्फोनेट्स. बिसफॉस्फोनेट्स ऐसे ड्रग होते हैं जो बोन के अंदर मिनरल डेपोजिशन को इंक्रीज करवा रहे होते हैं और बोन की रिजॉर्प्शन के प्रोसेस को कम करवा रहे होते हैं. तो बिसफॉस्फोनेट्स मेडिसिन है, ड्रग का नाम है. एंड एक थर्ड होती है, फोर्थ ड्रग यहाँ पे लिखी है ट्रीटमेंट मोडालिटी, विच इज द सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स. तो अगर इस नाम को आप गौर से सुनो तो आपको याद हो जाएगा. एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स आपकी बॉडी में यूट्रस पे होते हैं, ब्रेस्ट टिश्यू पे होते हैं, स्किन के ऊपर होते हैं, बोन के ऊपर होते हैं. तो ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, जो बोन के, सिर्फ बोन के एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं और वहां पे जाके एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को एक्टिव करवाते हैं और बोन की रिसॉर्प्शन के एलिमेंट को कम कर देते हैं और फॉर्मेशन के एलिमेंट को बढ़ा देते हैं. सो इन ड्रग्स का ये काम है, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स. थैंक यू सो मच बेटा. एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी. मैम ये जो लास्ट वाला आपने पॉइंट बताया ये रिपीट कर. सिलेक्टिव एस्ट्रोजन वाला बेटा? यस मैम. अच्छा, इसको ऐसे कॉन्सेप्ट लो कि एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिससे आपकी बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स के ऊपर जाके एक्ट करना है, ऐसा ही है मैम. तो उसने जब बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स पर जाके एक्ट करना है तो अगर आप खाली एस्ट्रोजन दे दोगे किसी को तो वो बॉडी के सारे ऑर्गन्स पे जाके इफेक्ट करेगा. और एस्ट्रोजन बेसिकली क्या होता है? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं. एस्ट्रोजन अगर आप दोगे तो वो ब्रेस्ट कैंसर्स और यूट्राइन कैंसर्स के इंसिडेंस को बढ़ा देता है. ठीक है, तो इसलिए आप खाली एस्ट्रोजन नहीं दे सकते हो किसी फीमेल को, बिकॉज एस्ट्रोजन as a hormone replacement therapy can increase the chance of breast cancer and uterus because वो cells की proliferation को बढ़ा देगा. तो अपने ऐसा ड्रग देना जो कि सिर्फ बोन के जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं उनको जाके एक्टिवेट करे. तो सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बोन की जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं उन पे जाके एक्ट करते हैं और बोन के
एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके उन बोन की डिसॉर्प्शन के प्रोसेस को कम कर देते हैं और फॉर्मेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करवा देते हैं. These are not estrogen, these are selective estrogen receptor modulators. These are the drugs which act on the bone estrogen receptors and activate them. Now you get it? Yes, ma'am. Any other questions? No, ma'am. Thank you. ठीक है, thank you so much बेटा. अल्लाह हाफिज.